नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हो, इस YouTube चैनल पे नए हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्लास लगती है वो आपके साइंस से रिलेटेड क्लास लगती है सारी। 12th बायोलॉजी की क्लास लगती है, 10th साइंस की क्लास लगती है, इसके अलावा जो भी जनरल साइंस है आपके उसके भी यहाँ पर क्लास लगती है। तो जो भी नए देख रहे हो इस वीडियो को शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज जो हम पढ़ने जा रहे हो है आपके एनिमल सेल्स और आपके प्लांट सेल्स, मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी थी कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका के बारे में बड़ी कोशिका कौन सी है, छोटी कोशिका कौन सी, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके जो कोशिका है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, उसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपकी कोशिका की संरचना है यहाँ पे, उसमें क्या है कि कोशिका की जो संरचना है उसमें बाहर की ओर जो पादप कोशिका में क्या होता है, जैसे कि आपके सामने डायग्राम है यहाँ पे, ये तो किसका आपके जंतु कोशिका का और ये किसका पादप कोशिका का। जंतु कोशिका में चारों ओर सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका में सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो इन बारे में हम डिफरेंस देखेंगे, इनमें क्या क्या डिफरेंस है आपके। तो कोशिका कला, फर्स्ट नंबर कोशिका कला या कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हैं, या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं। यह एक त्रिस्तरीय आवरण है जो प्रोटीन में फास्फोलिपिड का बना होता है। इसको आप ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। अगला क्या है यहाँ पे कि इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या है कि ये जैसे कि आपकी कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका एक, इस कोशिका के अंदर कुछ चयनित पदार्थों का क्या होता है, आपके आवागमन हो सकता है, अंदर जा भी सकते हैं और बाहर आ भी सकते हैं, तो वो होता है आपकी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे कि यह जीव द्रव्य की रक्षा करती है तथा जंतु कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। जंतु कोशिका के चारों तरफ जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है वो उस जंतु कोशिका को क्या करता है, निश्चित आकार प्रदान करता है। ये आप इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे आपके पादप कोशिका में कोशिका कला के चारों ओर एक निर्जीव परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहती है, और कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ये अभी मैंने आपको फैक्ट बता दिया। और जब हम इसके डायग्राम की बात करते हैं तो उस डायग्राम में देखो, आप इस डायग्राम में क्या है कि ये जैसे कि आपके सामने जंतु कोशिका का डायग्राम है ये तो, और ये किसका, आपके पादप कोशिका का। तो इस पादप कोशिका में देखो आपके दो झिल्लियाँ दिखाई दे रही है, बाहर की ओर दो लेयर दिखाई दे रही है, जबकि जंतु कोशिका में क्या, एक ही लेयर। तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है और कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। अगली बात करते हैं हम इसमें कि और क्या बातें इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आपके सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इन बातों को आप मेन ध्यान में रखना कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? केंद्रक के बारे में। अब देखो जो आपके सामने ये जंतु कोशिका का डायग्राम है, इस जंतु कोशिका के डायग्राम में ध्यान रखना, ये बीच में जो संरचना पाई जाती है इसे कहते हैं केंद्रक, जबकि पादप कोशिका में ध्यान रखना केंद्रक साइड में पाया जाता है। ये देखो केंद्रक साइड में, क्यों? क्योंकि पादप कोशिका के अंदर जो ये संरचना, इन संरचनाओं को कहते हैं रिक्तिका। ये रिक्तिका क्या, आपकी बड़ी, जबकि जंतु कोशिका में आपकी रिक्तिका क्या है, बहुत ही छोटी छोटी रिक्तिका होती है इसमें, ठीक है। ये अनेक सारी आपकी छोटी छोटी क्या है इसमें, रिक्तिका, जबकि पादप कोशिका में रिक्तिका क्या होती है, बड़ी होती है, इसीलिए इसका केंद्र क्या पाया जाता है, आपके साइड में पाया जाता है। और केंद्रक में ध्यान रखना आपके, जैसे कि ये केंद्रक है, इस केंद्रक में अनेक सारे आपके इस तंतुनुमा संरचना दिखाई देती है। इन तंतुनुमा संरचनाओं को कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। और केंद्रक में क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ, मतलब क्या होता है, डीएनए व आरएनए, जो क्या करते हैं, सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं कि केंद्रक की संरचना में आपको क्या याद रखना है। तो केंद्रक की संरचना में सबसे पहला कि केंद्रक की खोज किसने की थी, आपके रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1931 में की थी। कब की थी? 1931 में। और केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है केंद्रक का अध्ययन? कैरियोलॉजी। अगला पॉइंट क्या है कि केंद्रक में डीएनए व आरएनए व गुणसूत्र पाए जाते हैं। अभी मैंने संरचना बताई थी केंद्रक की, फिर आगे इसके डायग्राम की डिटेल से हम बात करेंगे, उस पर पूरा एक वीडियो लेकर आएंगे, लेक्चर। अगला क्या है कि केंद्रक द्रव्य में प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल व कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। अब न्यूक्लिक अम्ल का मतलब यहाँ पे है कि डीएनए व आरएनए पाया जाता है।
क्या पाया जाता है? डीएनए व आरएनए, ये ध्यान में रखना। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब क्या है? डीएनए व आरएनए। केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली केंद्रक पाई जाती है, ठीक है। अगला क्या है? जंतुओं में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक है, इसे कोशिका का प्रबंधक व नियंत्रक भी कहते हैं। केंद्रक के बिना जंतु कोशिका का कोई महत्व नहीं है, वो आपके कोशिका नहीं रहेगी, वो कोशिका कैसी हो जाएगी? मर्त हो जाएगी कोशिका। अगला पॉइंट क्या है कि केंद्रक द्रव्य में पतले धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिनको क्रोमेटिन, यहाँ पे क्रोमेटिन आएगा, क्रोमेटिन क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। केंद्रक में पतले धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। जंतु कोशिका में केंद्रक गोलाकार वह मध्य भाग में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में परिधि की ओर पाया जाता है, क्योंकि पादप कोशिका में रिक्तिका क्या होती है? आपके काफ़ी बड़ी होती है। ये आपके पादप कोशिका में आपके केंद्रक क्या है? साइड में है, जबकि जो जंतु कोशिका इसमें केंद्रक देखो ये बीच में पाया जाता है। ये आपके इस तरफ जो डायग्राम है, ये डायग्राम है आपके केंद्र का। इसके अंदर ये देखो आपको अनेक सारी संरचना दिखाई दे रही है इस प्रकार की, ये जालनुमा संरचना दिखाई दे रही है कि आपके क्रोमेटिन जाल। क्या है? क्रोमेटिन जाल। ये हो गया आपके जंतु कोशिका, ये पादप कोशिका, और ये किसकी संरचना हो गई? आपके केंद्र की। अब इनके अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया आपके अंतःपर्देवी जालिका, ये राइबोसोम हो गए, ये आपके सेंट्रियोल हो गए। इन सारों के बारे में, और जो इसके अंदर द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इन सारों के बारे में, एक कोशिकांग के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसके जो बाहर की और जो पार्ट है उनके बारे में डिस्कस करें, जो आपके मेन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो आपके रेट में पूछे जाते हैं। अगला है यहाँ पे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है। एक तो डीएनए होता है, एक आरएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और जबकि आरएनए का क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और इस डीएनए का क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की खोज एम मिश्र ने किसमें की थी? मवाद कोशिकाओं में की थी। कि कौन से वैज्ञानिक ने? एम मिश्र नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसकी खोज? न्यूक्लिक अम्ल की खोज। आगे है कि डीएनए होता है, उसमें क्या क्या होता है? एक तो फॉस्फेट समूह होता है, शर्करा होती है, और नाइट्रोजन क्षार होते हैं। ये तीन समूह होते हैं, ध्यान रखना। फॉस्फेट समूह, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार में क्या क्या होता है? प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडिन होता है। अब पिरिमिडिन में क्या होता है? एक तो एडिनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडिन कौन होता है? आपके थाइमिन होता है और साइटोकाइनिन होता है। ये ध्यान में रखना, ठीक है। प्यूरिन में एडिनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन में आपके थाइमिन और साइटोकाइनिन। अगला है डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल वाटसन व क्रिक ने दिया था, जिसे 1962 में आपके नोबेल पुरस्कार मिला। ये आपके सामने डीएनए की यहाँ पे संरचना है, और ये संरचना आपकी जैसे कि ये जो आपकी यहाँ पे संरचना है, ये द्विकुंडलीय, ये संरचना आपकी किसने दी थी? वाटसन व क्रिक ने। ये संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? वाटसन व क्रिक ने बताया था कि डीएनए कैसा होता है? द्विकुंडलित होता है, ठीक है। इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला क्या है यहाँ पे आपके कि आरएनए होता है, ये सामान्यतः एक कुंडलित होता है। जैसे कि आपके डीएनए मैंने बताया था ऐसा होता है द्विकुंडलित, जबकि जो आरएनए होता है वो आपके पाया जाता है एक कुंडलन होता है, ऐसा। ये हो गया आरएनए। और अगर द्विकुंडलन की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? आपके डीएनए हो जाएगा। इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो आपके नाइट्रोजन क्षार है, जब हम नाइट्रोजन क्षार की बात कर रहे थे, इसमें ध्यान रखना आपकी डीएनए में ये थाइमिन है, जबकि आरएनए में क्या हो जाएगा? यहाँ पे यूरेसिल हो जाएगा। क्या होगा? यूरेसिल। बस ये इतना अंतर एक ध्यान में रखना कि पिरिमिडिन क्षार में आपके जो डीएनए होता है उसमें तो थाइमिन, जबकि आरएनए में क्या होता है? आपके यूरेसिल होता है। आरएनए में क्या पाया जाएगा? यूरेसिल पाया जाएगा। अब आरएनए के जो प्रकार है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, मतलब संदेशवाहक आरएनए। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानांतरण आरएनए। आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए ध्यान रखना कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? आपके राइबोसोमल आरएनए करता है। तो ये हमने जो अभी यहाँ पे जो जितना भी पढ़ा है कि एक तो मैं जो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति के बारे में देखा, केंद्रक की संरचना देखी, केंद्रक में आपके आरएनए डीएनए पाए जाते हैं, उनमें डिफरेंस हमने देखा है। ये संरचना आपके पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस करती है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक एक कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, हरित लवक की संरचना, अंतःपर्देवी जालिका की संरचना,
इन सारों के हम अच्छे से लेक्चर तैयार करके आपके वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।